हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम दो। आप किसी भी टीचर, मेंटर या अपने सीनियर से पूछोगे कि एसएससी लेवल का एग्ज़ाम या किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को पास करने के लिए कोई इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बताने के लिए या फिर कोई ऐसा एरिया पेपर का जहाँ पे फोकस करना हो, तो वो तो या तो कहेंगे कि मैथ्स पे फोकस करें या फिर जीएस पेपर पे फोकस करें। जीएस पेपर में सबसे इम्पोर्टेंट है 4 मेन कोर सब्जेक्ट्स जो हर एक बच्चे को क्वालिफाई करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। आज उसी 4 मेन कोर सब्जेक्ट्स में से हम पॉलिटी सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे और पॉलिटी में जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है फंडामेंटल राइट्स हम स्टार्ट करेंगे। हम जानेंगे इस वीडियो में कि फंडामेंटल राइट्स है क्या और इसे फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल ही क्यों कहा गया है। इस पार्ट को जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन किस पार्ट में दिया गया है, इसके जो डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स हैं फ्रॉम आर्टिकल 12 टू 35, उन सभी को जानेंगे। और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स क्या क्या कहते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स को, कि हमारे जो फंडामेंटल राइट इन्फोर्सिएबल है या कभी सस्पेंड किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है या कम्प्लीटली अमेंडमेंट किया जा सकता नहीं। आज हम इस वीडियो लेक्चर में पूरा यही चीज़ समझेंगे और एक एक करके समझेंगे, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे और थोड़ा प्रिसाइजिंग और पूरा एक्सप्लेन होगा। वीडियो लंबा होगा लेकिन आप बने रहिएगा, तो आपको फंडामेंटल राइट से जो भी पेपर में क्वेश्चंस आएंगे वो आप आराम से टैकल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स से। फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में मेंशन है, जो आर्टिकल 12 से 35 तक है। सबसे पहला सवाल तो ये है, फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल ही क्यों कहा गया है। फंडामेंटल कहे जाने की एक सबसे बड़ी वजह है, किसी भी सोसाइटी में, जहाँ खासकर जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी है या डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ पे जो ओवरऑल डेवलपमेंट किसी भी इंडिविजुअल में या फिर एज ए सोसाइटी में चाहिए, तो सबसे ज़्यादा कोई लिबर्टी या एक्सप्रेशन या किसी तरह की जो फ्रीडम जो चाहिए, सारा कुछ इस फंडामेंटल राइट्स में ही गिवन होता है। आज हम इसी वीडियो में सारा कुछ एक्सप्लेन करते चलेंगे, देखेंगे कैसे है। जो पार्ट 3 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको मैग्ना कार्टा कहा गया है। ये इसलिए कहा गया है क्योंकि सन 1215 में किंग जॉन ने एक चार्टर दिया था जिसमें बताया था कि अब ब्रिटेन में रूल ऑफ लॉ होगा, यहाँ पे सभी राजा से लेकर प्रजा तक सब बराबर है और वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स या फिर राइट्स ऑफ फ्री मैन की बात कही गई थी, इसीलिए फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा कहा गया है। चलिए अब एक एक करके आर्टिकल्स को देखने कोशिश करते हैं। पहले जो बात तो मैंने बताया थी कि पार्ट 3 में ये मेंशन्ड है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। आर्टिकल 12 में स्टेट का डेफिनेशन है। स्टेट जैसे हम लोग कहते हैं बिहार स्टेट है, यूपी स्टेट है, वो तो स्टेट है ही है, लेकिन यहाँ पर स्टेट का डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है। स्टेट यहाँ पे होगा गवर्नमेंट, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, उसके लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट में, संसद में, लोकसभा या राज्यसभा, और राज्य में विधानसभा या विधान परिषद जिस जिस राज्य में है वो सभी, लोकल अथॉरिटीज, म्यूनसिपैलिटीज, पंचायत सभी इंक्लूडेड है, सारे स्टैट्यूटरी बॉडीज इंक्लूडेड है, और ऐसी प्राइवेट एंटिटी जो सरकार की इंस्ट्रूमेंट की तरह काम कर रहा है वो भी इंक्लूडेड है एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से। तो हमने जान लिया आर्टिकल 12 के बारे में। आर्टिकल 12 कहता है द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। जो हमारी फंडामेंटल राइट्स हैं वह इक्वालिटी, लिबर्टी और डेमोक्रेटिक इंडिया बनाने के लिए ज़्यादा एक फाउंडेशन वैल्यू देखता है। तो आर्टिकल 12 में स्टेट का डेफिनेशन है, और आर्टिकल 13 जो है यह बताता है जुडिशियल रिव्यू को। अगर शॉर्ट में कहें तो जुडिशियल रिव्यू की बात करता है। जुडिशियल रिव्यू का एक जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो आर्टिकल 13 से आता है, लेकिन आर्टिकल 13 के जो वर्डिंग्स है कुछ इस तरीके से है कि आर्टिकल 13(1) में जो कहा गया, क्लॉज 1 में कहा गया है कि कोई भी ऐसा लॉ जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को हिट करता होगा, टू दैट एक्सटेंट, मतलब वहां तक उस लॉ को नल और वाइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और यहीं पे जुडिशियल रिव्यू की बात कर दी जाती है कि ऐसा ना हो कि कोई ऐसा कानून बना दिया होगा फंडामेंटल राइट्स को एब्रीज करने के लिए या फिर हनन करने के लिए, कुछ ऐसा कानून है ही नहीं जिससे उसको जुडिशियल रिव्यू किया जा सके। लेकिन कुछ ऐसे केसेस हुए जिसके बाद से यह जुडिशियल रिव्यू एज अ कॉन्सेप्ट आया हमारे फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 13 में। अब है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 के दो कॉन्सेप्ट हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें, आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इंश्योर्स नो पर्सन इज अबव द लॉ। इसके कहने का मतलब है कानून की नज़रों में सभी बराबर है और कानून से ऊपर कोई नहीं है। रूल ऑफ लॉ की बात कही गई है। एवी डाइसी एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, वो कहते थे कि एक किसी भी कंट्री में अगर रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश्ड है
यानी कानून सभी के बराबर है, तो वह एक सबसे वेलफेयर स्टेट माना जाता है वहाँ पे, क्योंकि सभी कानून की नज़रों में बराबर है। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब है कानून की नज़रों में सभी बराबर, कोई स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं। प्रेसिडेंट के लिए भी वही कानून है, जो हेड ऑफ गवर्नमेंट के लिए वही कानून है, और सबसे नीचे तबके के जो लोग उनके लिए भी सेम कानून है इक्वालिटी बिफोर लॉ में। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शनल है, जैसे आर्टिकल 361 में जो प्रेसिडेंट और गवर्नर के जो प्रिविलेज दिए गए उसका जिक्र है। कुछ ऐसे आर्टिकल्स में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को जो स्पेशल प्रिविलेजेस दिए गए हैं, जैसे कि वो अपने संसद या विधायिका में जो भी कुछ स्टेटमेंट देंगे या फिर जो कार्यवाही में इन्वॉल्व है उनके अगेंस्ट में किसी भी तरह का जो ये इक्वालिटी बिफोर लॉ है वो कॉन्सेप्ट नहीं रखता, वो स्पेशल प्रिविलेजेस है। और सेकंड इसका जो कॉन्सेप्ट है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, यहाँ पे कहता है कि सभी के हक जो कानून है उसकी इक्वल प्रोटेक्शन किया जाएगा, सभी को बराबर प्रोटेक्ट किया जाएगा। देखिए इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है एक नेगेटिव कॉनोटेशन है, मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है कि मान लो कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके ऊपर इक्वालिटी बिफोर लॉ लगा के हम नज़रअंदाज करते हैं इस बात से कि सभी बराबर है, जो वाकई में उनकी ज़रूरत है या फिर उनकी जो पॉलिसी उनके हिसाब से बननी चाहिए तो नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे यह नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। एक एग्जाम्पल हम जब लेंगे तो दोनों चीज़ समझ में आ जाएगा। दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है जो यूएसए से लिया गया है और ये ब्रिटेन से लिया गया है, ये यूएसए से लिया गया है। जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा एग्जांपल है, कोई एक महिला जो प्रेग्नेंट है और उससे उसके ऑफिस में या फिर जहाँ कार्यरत है कहीं भी काम कर रही है उसको मैटरनिटी लीव दिया गया है। अब अगर इस कॉन्सेप्ट पे जाए इक्वालिटी बिफोर लॉ में कानून सबके लिए बराबर है, तो क्या मर्द को भी उसके बाप बनने की खुशी में या फिर बाप बनने के जो कंडीशन है उसके बेसिस पे ये दिया जा सकता है छुट्टी या फिर किसी तरह के लीव दिया जा सकता है? नहीं ना। तो वहाँ पे इक्वालिटी बिफोर लॉ एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, और यहाँ पे हम चाहते हैं कि एक कंडीशन पे, एक सर्कमस्टांसेस पे सभी को बराबर का हक मिल सके, एक सिचुएशन में सभी को एक जैसा देखे जाने की कोशिश किया करें। इसीलिए वहाँ पे उन महिलाओं को जो प्रेग्नेंट है उनको मटर्निटी लीव दिया जाता है, और यहीं से रिजर्वेशन का फाउंडेशन देखा जाता है कि किसी भी दबे कुचले लोग जो बैकवर्ड पीपल है उनको ऊपर लाने के लिए अलग से एक क्लॉज बना के, जो आर्टिकल 15-16 में जो जिक्र है उसका, रिजर्वेशन का एक फाउंडेशन यहीं से स्टार्ट होता है कि हम थोड़ा सा जो हमारा नज़र है यहाँ पे इक्वालिटी से ज़्यादा हम इक्विटी की बात करेंगे। यहाँ पे इक्वालिटी की बात करते हैं और यहाँ पे इक्विटी की बात करते हैं। इक्वालिटी इक्विटी क्या है, जैसे मैं समझाने की कोशिश करूँ। यह एक पोडियम है जैसे मान लीजिए, और मान लीजिए यहाँ से कोई 3 बच्चे मैच देख रहे हैं, कोई 1 2 3 3 बच्चे मैच देख रहे हैं। अब यहाँ से इस बच्चे को यह पैरेलल एक सिंगल स्ट्रेट लाइन है जहाँ से इस पर मैच देखना है सभी बच्चों को। अब ये 1 नंबर पे खड़ा हुआ बच्चा को ये मैच नहीं दिख रहा है, 3 नंबर वाले को नहीं दिख रहा है, फर्स्ट वाले को दिख रहा है। हमने फाउंडेशन सभी को एक जैसा दिया है, लेकिन खड़े होने का जो तरीका है वो थोड़ा अलग अलग दिया है। तो जब हम इक्वालिटी की बात करेंगे तो ये कहेंगे, और इक्विटी जब देना होगा तो इस तरह से कुछ जैसे देंगे, एक फाउंडेशन दे दिया और सभी को एक जैसा स्टेप दे दिया ताकि वहां से खड़े होकर उस मैच को देख सके, तो इक्विटी हुआ। और इक्वालिटी जो हम पीछे देखे हुआ होगा। अब आर्टिकल 15 कहता है राज्य यह निर्धारित करेगा कि किसी भी तरह का किसी भी व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा इस ग्राउंड्स पे कि वह किस रिलीजन से है, क्या उसके रेस है, क्या उसकी कास्ट है, क्या उसकी सेक्स जेंडर है या प्लेस ऑफ बर्थ से है। लेकिन इसके आगे वर्ड लिखा होता है ओनली, यानी आप सरकार के पास या राज्य के पास ये एक अधिकार मिल जाता है कि इन सभी ग्राउंड को छोड़कर बाकी और सारे ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं रिजर्वेशन जो पॉलिसी दी जाती है इसमें जो एक्सेप्शनल चीज़ें हैं कि दबे कुचले लोगों को बढ़ाने के लिए रिजर्वेशन की पॉलिसी जो आती है आर्टिकल 15 में दिया जाता है। फिर ऐसे ही एक आर्टिकल 16 में है कि गारंटी इक्वालिटी फॉर अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल सिटीजन्स। कहते हैं कि इक्वालिटी होगा अपॉर्चुनिटीज़ में, लेकिन यहीं पर से रिजर्वेशन का जो पॉलिसी देखा जाता है आर्टिकल 16 के क्लॉज 1 में 4 में देखा जाता है कि कुछ लोग SC ST का रिजर्वेशन है, वीमेन का रिजर्वेशन है, जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन होते हैं वो दिया जाता है ताकि, और ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन है। डिस्क्रिमिनेशन नेगेटिव ऐसे होता है कि सभी को एक जब ये सब रिलीजन रेस कास्ट इसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल ही नहीं करना हो, नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। जब हम
सोसाइटी में जो दबे कुचले होते हैं, जो बैकवर्ड सेक्शन के लोग होते हैं, उनको ऊपर लाने के लिए पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन लाते हैं, ताकि वह इक्वालिटी जो अपॉर्चुनिटी दिया गया है उसके बेसिस पे आ जाए। आर्टिकल 17 कहता है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब छुआछूत का खत्म हो गया जाता है। ये ध्यान रखना है, अनटचेबिलिटी का कोई डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है। इसका सीधा सीधा मतलब है किसी भी तरह का छुआछूत खत्म किया जाता है। 18th है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। बहुत सालों पहले, खासकर जब अगर एग्जैक्ट डेट की बात करें, 1947 से पहले जब हम आज़ाद नहीं थे, तो हम एज अ ब्रिटिश इंडिया काम करते, तो वहाँ पे बहुत सारे प्रोविंसेस या फिर प्रिंसली स्टेट्स थे जहाँ के राजा महाराजा हुआ करते थे, निज़ाम्स हुआ करते थे। तो उनको जब बुलाया जाता था तो उनको एक नाम से आगे में एक प्रीफिक्स यूज करते थे, जैसे महाराजा धीराज या महाराज या फिर शाही निज़ाम, इस तरह के टाइटल से नवाजा जाता था, या फिर उनके इंट्रोडक्शन पार्ट इस तरह के होता था, प्रीफिक्स यूज किया जाता था। लेकिन जब भारत देश बन के आज़ाद हुआ तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेंबर, जो फ्रेमवर्क में हमारे फोर फादर्स बैठे हुए थे, उनका कहना था कि जब हम देश आज़ाद हुआ है, हम सभी जगह एक इक्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं, तो किस ये ऐसे जो टाइटल्स देके हम सोसाइटी में एक इनइक्वालिटी क्रिएट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह टाइटल्स को अबॉलिश किया जाता है। हाँ, लेकिन इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन या फिर मिलिट्री के रैंक्स हैं, उसके नाम के आगे यूज कर सकते हैं। जैसे कोई नाम है, वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकता है, क्योंकि उसने डॉक्टर की पढ़ाई की है, उसने उपाधि ली है। कोई पीएचडी होल्डर है, वो भी डॉक्टर लगा सकता है, क्योंकि उसने उसकी पढ़ाई की है, क्वालिफाइड किया उन्होंने। नाम के आगे सीए कोई लगा रहा है, जिसका मतलब क्वालिफाइड किया है। और मिलिट्री में बात करें तो जो डिफरेंट रैंक्स हैं इंडिया मिलिट्री फोर्सेस में, जैसे कर्नल हो गए, ब्रिगेडियर हो गए, या एयर मार्शल हो गए, स्क्वाड्रन लीडर हो गए, ये सारे रैंक्स अपने नाम के प्रीफिक्स में यूज करते हैं। तो इसका मतलब है ये यहाँ पे इस चीज़ का वायलेशन नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ जो प्रीफिक्स में जो विदाउट एनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिया गया, उनको ही टर्मिनेट किया गया है। आर्टिकल 19 अब देखते हैं। आर्टिकल 19 कहता है, जो राइट टू फ्रीडम की बात करता है, इसमें टोटल 6 फ्रीडम्स दिए गए हैं। फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन भी है, यानी आपके पास कुछ भी लिखने, मतलब कि जिस तरह से आप एक्सप्रेस कर सके या फिर आप कुछ भी बोल सके, उसकी आज़ादी है। आप असेंबली, पीसफुल असेंबली कर सकते हैं। असेंबली पीसफुल असेंबली होगा, ऐसा नहीं कि आप किसी भी तरह के बंदूक या हथियार लेके वहाँ पे चले आए। एसोसिएशन, मतलब आप एक एसोसिएशन बना सकते हैं, जिससे आप देखते हैं कि वेलफेयर ट्रेड एसोसिएशन होते हैं, लेबर एसोसिएशन होते हैं, ये इसी के तहत है। मूवमेंट, फ्री मूवमेंट है, मतलब आपको आज़ादी है कि आप पूरे भारत राज्य में, जो इंडियन टेरिटरी है, उसमें कहीं भी घूम सकते हैं। लेकिन इन सभी जो 6 दिए गए हैं फ्रीडम्स, उनमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। थ्रू पब्लिक ऑर्डर और जो मोरालिटी है या हेल्थ के ग्राउंड्स पे, उस पर रिस्ट्रिक्शंस है। रेजिडेंस का है, मतलब आपको पूरे ऑल ओवर इंडिया में टेरिटरी में आपको यह अधिकार है कि आप कहीं पे भी अपना घर बना के रह सकते हैं, रेजिडेंस का अधिकार है। और प्रोफेशन का अधिकार है कि आप कुछ भी काम कर सकते हैं। लेकिन मैंने जैसे ही बताया है कि हर किसी पे एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, पब्लिक ऑर्डर पे, मोरालिटीज पे या हेल्थ पे। जैसे अगर हम इन सभी पे थोड़ा रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात करें, तो आप कोविड-19 का एग्जाम्पल लेना। कोविड-19 में जैसे एक पेंडेमिक आया था, उसके आते ही फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन तो बरकरार था, लेकिन असेंबली नहीं था। ये कह के कि आप अगर ज़्यादा असेंबली करोगे, ज़्यादा लोग बैठे होगे वहाँ पे, तो कोरोना वायरस फैलने की ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, जैसे कि अब कोरोना के टाइम पे, कोविड-19 के टाइम आपने देखा होगा लॉकडाउन लगा रखा था, तो आप यह अधिकार कि आपके पास फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, आप कहीं नहीं जा सकते, कहीं भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं इस बात को लेकर कि मेरा फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का उल्लंघन हुआ है। लेकिन यहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है कि कोविड-19 के टाइम पे आप ज़्यादा नहीं जा सकते, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है, आपको घर से बाहर निकलना है, क्योंकि वो आपकी सेफ्टी के लिए है। ऐसे ही रेजिडेंस का है, जैसे कुछ एरियाज होते हैं हमारे कंट्री में जहाँ पे रेजिडेंस वहाँ के लोकल के लिए ही है। जैसे अब ट्राइबल एरिया या फिर 6 शेड्यूल एरियाज में आप ऐसे फ्रीडम ऑफ मूवमेंट भी नहीं कर सकते हैं वहाँ पे जाकर। या फिर कुछ कुछ ऐसे राज्य है, जैसे अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ पे आप प्रॉपर्टी करने के लिए कुछ कंडीशंस वगैरह हो तो उसको फॉलो कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन,
ये भी है जैसे कि आप मान लीजिए बिना कोई क्वालिफाइड किए आप कोई भी प्रोफेशन कैसे मांग सकते हैं। ऐसा नहीं कि कल हो के आप गए सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि हमारे राइट टू प्रोफेशन में लिखा हुआ है, फ्रीडम है कि हमारे पास प्रोफेशन का अधिकार है, तो हमें कल से ही डॉक्टर बन जाएंगे। लेकिन वहाँ पे क्वालिफाइड एक बात कही गई, क्वालिफाइड होना चाहिए आप उस बात को लेकर। तो ये सब आर्टिकल 19 में दिया गया है। आर्टिकल 20 में है प्रोटेक्शन फ्रॉम आर्बिट्रेरी कन्विक्शंस, मतलब किसी भी तरह का जो आपको कन्विक्शन जो होगा, जो आपको गिरफ्तारी की जाएगी या फिर आपको सजा सुनाई जाएगी, वो आर्बिट्रेरी नहीं होगा, उसके प्रॉपर एक कानून होना चाहिए। ऐसे कोई ऐसे ही रैंडमली आपको किसी चीज की गिरफ्तारी नहीं होगी, कोई कन्विक्शन नहीं होगा। और 3 केस में आपको 3 जो लिखा हुआ कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स फैक्टो लॉस, डबल जेओपार्डी एंड सेल्फ इंक्रिप्शन, इन तीनों के अगेंस्ट में है। जैसे कि एक्स फैक्टो लॉज इस तरह से है कि जो क्राइम आपने किया है इस टाइम पे, और इस क्राइम के लिए जो सजा आज के डेट में जो प्रावधान है उसी के बेसिस पे आपको सजा होगी। ऐसा नहीं कि आज आपने जो क्राइम किया उसके बेसिस पे आपको तो सजा मिल गई, लेकिन इन फ्यूचर कोई नया कानून बन के आया, कह दिया कि आप ये कानून पीछे के सारे रेट्रोस्पेक्टिव कानून को लागू करते हुए ये कानून को आपको एक क्राइम के सजा को और आगे बढ़ा दिया। इसमें रेट्रोस्पेक्टिव लॉज नहीं बनाए जाएंगे, कानूनी बनाए जाएंगे, जिसकी वजह से इसके कानून की जो सजा की वो बढ़ोतरी होगी। कोई ऐसा कानून जो उस सजा को कम कर दे, बेनिफिशियल हो, वह मान्य होगा, लेकिन ऐसा जो उसके कानून को और ज्यादा सीरियस कर दे और बढ़ा दे, वो वैध नहीं होगा। और डबल जेओपार्डी का मतलब है कि आपने जो क्राइम किया उसी क्राइम के लिए आपको दोबारा सजा नहीं होगी। मैं एक एग्जांपल दूंगा जिससे आपकी तीनों चीजें समझ में आ जाएगी। तीसरा है सेल्फ इंक्रीमेशन, यानी आपको आपके ही केस के अगेंस्ट में गवाह नहीं बनाया जा सकता है कि आप ये गवाह कबूल कर लीजिए कि आपने ये क्राइम किया है। जैसे मान लीजिए पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया किसी शक के बयान पे कि आपने ये क्राइम किया है, और पुलिस ने आपको बहुत देर से धोया हो, पीटा हो और कहा कि साइन कर दो कि आपने ये क्राइम किया है, आप अपना सेल्फ जो आप गवाह दे रहे हैं। फिर आप कोर्ट में गए और उसी टाइम पे मना कर गए, इसने मुझे मार पीट के कहा है, मैं साइन करने वाला, तो पुलिस में दिया हुआ स्टेटमेंट एडमिसिबल नहीं है, कोर्ट के आगे आप मना कर सकते हो। इसलिए सेल्फ इंक्रिमिनेशन में ये है कि आपके पास ये अधिकार है कि आप चुप रह सके, फ्रीडम टू रिमेन साइलेंट। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, मान लीजिए उस आदमी का नाम कुछ भी, मान लो सैंडी है। सैंडी स्कूल में पढ़ रहा है, उसने स्कूल में चीटिंग की एग्जाम को लेकर, या फिर किसी तरह के पेपर में एग्जाम में चीटिंग की, और वो उस चीटिंग की वजह से उसके नंबर काट दिए गए, किसी एक टीचर ने उसके नंबर डिडक्ट कर दिए। अब दूसरा टीचर आया, उसने कहा मैं भी तुम्हारा नंबर काटूंगा, तो वो बोलेगा कि सर मेरी गलती की सजा जो है एक बार मुझे मिल चुकी है, दोबारा नहीं मिलेगी, तो कहेंगे ये डबल जेओपार्डी था। अब उस सैंडी ने क्या हुआ, एक दिन पीला टी शर्ट पहन के आया था क्लास में, और अगले दिन स्कूल में यह रूल आ गया कि पीला टी शर्ट पहनने पे आपको 500 रुपये फाइन दिया जाएगा। अब टीचर आएगा, कहेगा तुम 500 रुपये दियो, दो फाइन, क्योंकि ये नया कानून आया है। तो सैंडी के पास ये हक है, ये कहेगा कि कानून तो आज बना है, मैंने तो पहला कल पहना था मैंने टी शर्ट पीला कलर का, तो ये मेरे पे लागू नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, एक्स फैक्टो लॉस। अब मान लो सैंडी बाइक से जा रहा है बिना हेलमेट के रोड पे, ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया उसे। अब ट्रैफिक पुलिस वाला कहेगा कि फाइन दो, तो उसने फाइन दे दिया, ठीक। अब फिर आगे जाके एक बार और किसी और ट्रैफिक पुलिस से पकड़ा गया, तो अब कहेगा कि मेरे एक क्राइम की वजह से दोबारा जो हुआ है, क्राइम हुआ है जो मेरे से, उसके दोबारा आप मेरे फाइन नहीं ले सकते, वो डबल जेओपार्डी हो गया, जो सेम एक बार बताया था एग्जाम्पल में। अब मान लीजिए जो चीटिंग वाले केस में सैंडी पकड़ा गया था, उसको टीचर बोले, एक दिन प्रिंसिपल बुला के बोले, क्या जी तुम्हारा क्या प्लान है आगे चीटिंग करने का, बता दो हमें। तो सैंडी के पास यह हक है कि चुप हो सके, कुछ नहीं बताएगा। बोले कि मेरे पास आके आप तुम मार लो, पीट लो, कुछ, मैं चुपचाप हूँ, अब मैं क्या करने जाऊंगा फ्यूचर में, मेरे कोई फोर्सफुली नहीं कहा जा सकता। तो वो कहेगा ये सेल्फ इंक्रीमेशन नहीं है, मेरे चीजें, मेरे पास हक है कि मैं चुप रहूं, मैं अपना बात कह सकता हूँ। लेकिन एक बात है, सेल्फ इंक्रीमेशन में ये भी ध्यान रखना है, एक कंडीशन है, अगर आप वॉलंटियरली किसी बात को मान ले,
कि हाँ ये कृत्य मैंने ये किया है या फिर क्राइम मैंने किया है, तो आप वैलिड है, लेकिन उसके लिए भी प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है कोर्ट में, ऐसे ही आपको मौका नहीं दिया जाता है। लेकिन चलिए अब आते हैं आर्टिकल 21 पे। आर्टिकल 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए फंडामेंटल राइट्स में से बहुत सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है आपको अभी समझ में आ जाएगा। राइट टू लाइफ, ये कहता है कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। अगर किसी भी, अगर मैं इसके डेफिनेशन की बात करूं, जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया कुछ इस तरह के दिया है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ इट्स लाइफ एंड राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी विदाउट द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। कहने का मतलब है किसी भी इंसान के जो उसके जीने का अधिकार है, गरिमापूर्ण जीने का अधिकार है, उसकी आज़ादी को नहीं छीना सकता है जब तक एक प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, जैसा मतलब उसको प्रोसीजर से कोई कानून फॉलो नहीं किया गया है, जो एक कॉन्सेप्ट है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, उसके तहत नहीं किया गया है। अब जो करंट सिचुएशन है इस राइट टू लाइफ में प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ की जगह अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आ गया है। अब इस दोनों चीज को समझने के लिए हम एक दो केस लेते हैं। चलिए कुछ इस तरह से समझ में आपको आ जाएगा। एक था A.K. गोपालन केस और एक है मेनका गांधी केस। A.K. गोपालन केस में कुछ इस तरह से है। A.K. गोपालन साहब एक कम्युनिस्ट लीडर थे। उनको आज़ादी से पहले भी बहुत बार जो अपने विद्रोह करते थे, आंदोलन करने की गतिविधियों से गिरफ्तार किया गया था, प्रिवेंटिव डिटेशन किया गया था। मतलब उनको कोई काम करने से पहले ही पहले ही डिटेन कर लिया जाता था। तो आज़ादी के बाद हमारा संविधान बनता है, सारे प्रोसीजर फॉलो होते हैं कि ये संविधान होगा या कानून होगा, ये सारी चीज़ें होगी। तो A.K. गोपालन साहब को फिर दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि वो फिर किसी न किसी तरह के सरकार को शक था कि किसी न किसी तरह का आंदोलन करेंगे। उनको उसके बयान पे क्राइम हुआ नहीं है, उसी के बेसिस पे पहले से डिटेन कर लिया गया, डिटेंशन कर लिया गया। डिटेंशन दो तरह के होते हैं, आगे बताऊंगा अभी, प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव का मतलब है आपने जो क्राइम किया है और वो साबित हो चुका है, उसके लॉस प्रोसीजर फॉलो हो चुके हैं, तो आप प्यूनिटिव डिटेंशन की तरह सजा मिल जाएगी। प्रिवेंटिव डिटेंशन में ऐसा होता है कि आपने कोई क्राइम किया ही नहीं है अभी तक, लेकिन फिर भी आपके शक के बयान पे कि आप कुछ कर सकते हैं, तो उसको उस पर्सन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। खैर हम कहानी पे आते हैं। A.K. गोपालन साहब को गिरफ्तार किया गया इस बेसिस पे कि आपने कुछ कर सकते हैं, उनको डिटेन कर लिया गया। तो A.K. गोपालन साहब ने केस किया, कह दिया कि अब हम एक फ्री नेशन है, तो ऐसे ड्रैकोनियन लॉ क्यों है हमारे पास और हमें गिरफ्तार कैसे किया जा सकता है। तो यह केस गया तो सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने देखा कि यह कानून जो है क्या प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का कॉन्सेप्ट फॉलो किया है। जिस कानून के तहत इनको गिरफ्तार किया था, कुछ डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट का जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है उस तरह का कुछ कानून था, मतलब एक डिटेंशन करने, प्रिवेंटिव डिटेंशन करने का एक लॉ था। तो उन्होंने देखा, जो सुप्रीम कोर्ट का जो मानना था कि हम क्या देख रहे हैं इसमें प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में, वो कह रहे थे कि हम पहले देखेंगे क्या कानून में जो लॉ बना है उसका प्रोसीजर ठीक है। प्रोसीजर इन द सेंस, क्या जो कानून है वो सेंटर ने बनाया है, तो क्या उसके पास वो कानून बनाने का दायरा था, जुरिडिक्शन था। जैसे आपको पता है ना, सेंट्रल लिस्ट होता है, स्टेट लिस्ट होता है, कंकरेंट लिस्ट होता है। तो स्टेट लिस्ट का पूरा वो होता है कि वही कर सकेंगे। सेंट्रल लिस्ट में सेंट्रल लिस्ट के पास पावर है, कंकरेंट में दोनों का थोड़ा सबमिशन है। तो सेंट्रल लिस्ट का देखेंगे कि सेंटर ने जो ये लॉ का लागू किया है तो वो प्रॉपर क्या सेंट्रल लिस्ट में था कि नहीं था। फिर हम देखेंगे क्या प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो हुआ है। प्रोसीजर इन द सेंस, क्या लोकसभा, राज्यसभा या प्रेसिडेंट का एसेट लेके यह लॉ एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये था। और एक ये भी था कि जो लॉ है, जो लॉ यहाँ पे प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड लॉ में दिया गया है, क्या वाइड है कि नहीं। वाइड इन द सेंस कि मतलब यह प्रॉपर कानून रूप से जो उसकी जो प्रोसीजर है उसके बेसिस पे वाइड है कि नहीं, सेंटर ने बनाया है कि नहीं, जो प्रोसीजर फॉलो होते हैं बनाने में कानून को, वो देखना होता है। तो उन्होंने सब चीज़ पाया कि सब कुछ ठीक है, तो उनको गिरफ्तारी उनकी मतलब बरकरार रखी। कहा कि आपको इसलिए गिरफ्तार किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ फॉलो किया, सब कुछ प्रोसीजर ठीक है, लॉ भी जस्ट है,
वैलिड है। ये सिस्टम AK गोपालन केस से तब तक चल रहा था कि प्रोसेस एस्टेब्लिश्ड बाय का ही चल रहा था, जो कि एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है। कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत नेगेटिव है, क्योंकि इसमें हम चेक ही नहीं कर रहे हैं कि पार्लियामेंट्री सुपरमेसी को देख रहे हैं कि पार्लियामेंट जब चाहे जिस तरह का कानून अगर सब कुछ फॉलो बढ़िया से कर ले तो ये हो सकता है कि आगे समय में कुछ गलत कानून बना सकती है। तो मेनका गांधी केस में क्या हुआ, कुछ इस तरह से हुआ कि इमरजेंसी लागू हो चुका था 1975 में। इमरजेंसी खत्म होने के बाद इमरजेंसी लागू हो गया 1975 में। फिर बहुत सारे प्रोसीजर कहानियां हैं बीच में, फिर कभी देखेंगे या फिर आगे जिक्र होगा तो बता देंगे। मेनका गांधी केस में सिंपल सी बात है, जब इमरजेंसी हट गई, जनता गवर्नमेंट की सरकार आ गई, तो जनता गवर्नमेंट इंदिरा गांधी की फैमिली से बहुत ज़्यादा आक्रोश में थे, वो चिढ़ रहे थे। तो उन्होंने उनके फैमिली के बहुत सारे लोगों के पासपोर्ट जब्त कर लिए थे। मेनका गांधी का भी पासपोर्ट जब्त कर लिया था, उनको विदेश जाना था। तो उन्होंने केस किया कि किस कानून के तहत आपने हमारा बस ये पासपोर्ट जब्त किया है। तो वहाँ पे अब जो कानून है, तो वहाँ पे अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा अब हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करेंगे कि आप किसी के जीवन का अधिकार ऐसे कैसे छीन रहे हैं। सिर्फ प्रोसीजर स्टेबलिश्ड लॉ को नहीं देखेंगे, हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को देखेंगे कि आपने जो कानून बनाया है वो सब जो प्रोसीजर वो तो चेक करेंगे ही करेंगे कि यह कानून किसने बनाया है, फॉलो हुआ है कि नहीं है, कि उसका लॉ वैलिड है कि नहीं है, किसने बनाया नहीं बनाया है। अब हम उसका मोटिव चेक करेंगे। मोटिव इन द सेंस इसका भाव क्या है, क्या ऐसे एक किसी की लाइफ और लिबर्टी पे क्या इम्पैक्ट डालेगा, वो देखेंगे। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से एक नया इवोल्यूशन हुआ कानून में कि हम सुप्रीम कोर्ट अब जुडिशियल रिव्यू के थ्रू उस कानून के मोटिव को देखेंगे, सिर्फ ड्यू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को नहीं देखेंगे। अब आगे चलते हैं। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में सिंपल सा डिफरेंस यह है कि उसमें सिर्फ प्रोसीजर को चेक किया जाता है कि वैलिड है कि नहीं है, और इसमें इसके मोटिव को चेक करना है कि बिल्कुल सही है कि नहीं है। अब आर्टिकल 21A, हालांकि 21A में जो ये 21 में जो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है उसमें बहुत सारा स्कोप है, जैसे राइट टू हैव प्राइवेसी, राइट टू बी फॉरगेटन, राइट टू एक डाई भी है जो पैसिव एनेस्थेसिया से होता है कि अगर कोई इंसान मरना चाहता है, वो जान रहा है कि वो उसकी फैमिली उसका खर्चा नहीं उठा पाएगी या फिर अपनी लाइफ जी चुका है। बहुत ही कंट्रोवर्शियल केस था ये, लेकिन फिर भी पैसिव एनेस्थेसिया राइट टू डाई में भी है। राइट टू स्लीप है, आपको सोने का अधिकार है। राइट टू हैव क्लीन इन्वायरमेंट का है, आपको सुरक्षा जो फ्रेश वातावरण का आपको चाहिए, वो सारी चीज़ें हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। राइट टू लाइफ में बहुत बड़ा लिस्ट है, इसलिए कहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ऐसे कोई भी जो राइट्स एक इंसान के, एक व्यक्ति के लाइफ और लिबर्टी को डिग्निफाइड बनाता है, वह सारे इसमें आर्टिकल 21 में है। स्टार्टिंग में मैं एक चीज बताना भूल गया, आप एक चीज याद रखिएगा, जब भी कोई कानून के इस फंडामेंटल राइट्स में ऑल पर्सन्स लिखा होगा तो पर्सन्स का कुछ इस तरह से मतलब है। एक होते हैं सिटीजन, जो भारत के नागरिक हैं, उसके पास सारे मैक्सिमम फुल ऑफ राइट्स है, सारे राइट्स है। एक होते हैं एलियंस या फिर विदेशी लोग। तो ऐसे राइट्स जहाँ पे ऑल पर्सन लिखे होंगे तो ये समझ लेना दोनों के लिए है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिटीजन लिखा होगा तो समझ लेना सिर्फ सिटीजन के लिए है। तो कोई बहुत बार ये भी पूछता है कि सिटीजन है वो कौन, तो सिटीजन का को कहेगा कि सिटीजन वो है जिसके पास या तो मैक्सिमम या फिर फुल फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड है। सिटीजन के पास मैक्सिमम राइट्स है, फुल राइट्स है। एलियंस के पास नहीं है, और एनिमलियंस के पास तो बहुत सारे राइट्स भी नहीं है। चलिए आते हैं फिर से आर्टिकल 21A में राइट टू एजुकेशन की बात कही है। यह 86th अमेंडमेंट 2002 से ऐड किया गया है। यह गारंटी देता है कि फ्री एजुकेशन रहेगा चिल्ड्रन को एज 6 to 14 में। ये पहले DPSP का पार्ट था, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो आगे हम पढ़ेंगे उसका पार्ट था। इसमें जो गाइडलाइंस की बात कही गई उसके बाद फिर बाद में इसको एक अमेंडमेंट के थ्रू ऐड कर दिया गया। कहा गया कि यह किसी भी समाज के लिए एजुकेशन सबसे बड़ा एक हथियार है कि वह अपने जो बैकवर्ड है वह अपलिफ्ट हो सके। तभी तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था शिक्षा शेरनी का दूध है। तो ऑब्वियसली हालांकि लेट ही हो गए, 2002 में क्यों आना चाहिए था, मुझे लग रहा है बहुत पहले से ही आ जाना चाहिए था, क्योंकि शिक्षा का अधिकार तो हर किसी को है।
चलिए आर्टिकल 22 देखते हैं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। अरेस्ट एंड डिटेंशन, जो मैंने कहा था ना कि डिटेंशन, किसी भी तरह की गिरफ्तारी में जो प्रोटेक्शन है कुछ केसेस में उसकी बात की गई है कि आपके जो क्या क्या अधिकार है अगर आपको अरेस्ट किए गए हैं। देखिए प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव जो मैंने बताया, प्यूनिटिव, डिटेंशन और प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव डिटेंशन में जो आपकी गिरफ्तारी है उसके कुछ कुछ आपके हक है, जैसे कि आप ग्राउंड पूछ सकते हैं कि किस बेसिस पे आपको गिरफ्तार किया गया है। एक मांग कर सकते हैं कि मुझे मुझे मेरे लीगल जो एक्सपर्ट है या फिर मेरे जो लीगल एडवोकेट होंगे वो प्रोवाइड किया जाए, उसका हक है। आपको जो 24 घंटे के भीतर जो जो मजिस्ट्रेट होते हैं उनके पास लेके जाना होगा, ये उनका हक है कि आपको पुलिस आपको कभी भी डिटेन 24 घंटे के लिए नहीं कर सकती है, जब तक कोई ऐसा ना हो कि आपको कहीं और से गिरफ्तार किया गया और जहां आपको पेशी करनी है कोर्ट में या फिर मजिस्ट्रेट के पास दूर, तो जर्नी को हटा देंगे तो 24 घंटे के भीतर आपको कोर्ट के पास से करना है। प्रिवेंटिव डिटेंशन में कुछ ऐसे अधिकार नहीं है, सिर्फ इतना है कि आपको 3 महीने से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, डिटेन कर सकते हैं। अगर 3 महीने से ज़्यादा करना होगा तो हाई कोर्ट के इक्विवेलेंट एक कमेटी बैठेगी जो आपके डिटेंशन को आगे बढ़ाती या कंटिन्यू करती रहेगी। किसी भी डेवलप्ड कंट्री में या फिर डेमोक्रेटिक कंट्री में प्रिवेंटिव डिटेंशन नहीं होना चाहिए कि किसी ने कोई क्राइम किया ही नहीं गया उससे पहले क्यों कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट या फिर बहुत सारे जो लॉ मेकर्स हैं उनका कहना है प्रिवेंटिव डिटेंशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं जिनकी मंशा होती है कि कुछ ऐसा कर दे जिससे हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को भी थ्रेट आ जाए। तो ऐसे लोग जो क्राइम करने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि हमारे जो फाउंडेशन वैल्यूज़ हैं, जो हमारे जो मूल्य जो तत्व है हमारे संविधान की, वो बचाए जा सके। आर्टिकल 21 हमने देख लिया, 22 भी देख लिया। अब 23 कहता है प्रोहिबिशन फ्रॉम ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स, यानी किसी भी तरह के मानव तस्करी से आपको प्रोटेक्शन है। और फोर्स लेबर नहीं होगा। फोर्स लेबर का मतलब होता है बंधुआ मजदूरी, मतलब बिना किसी पेमेंट का आपको काम करना, ये है फोर्स लेबर। आपको किसी तरह का पेमेंट नहीं मिल रहा है, वो फोर्स लेबर है जो ह्यूमन डिग्निटी को प्रोटेक्ट करता है। कोई भी इंसान की तस्करी ना हो, किसी व्यक्ति की तस्करी ना हो और फोर्स लेबर ना हो, ह्यूमन डिग्निटी को बचा सके। फोर्स लेबर थोड़ा सा रिजनेबल ऐसे भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए कोविड-19 के टाइम पे जो डॉक्टर्स थे उनको कंपलसरी 24 घंटे तो नहीं, मैक्सिमम टाइम्स जॉब कर रहे थे, उनके बदले में पेमेंट मिल रहा हो चाहे ना मिल रहा हो, तो फोर्स लेबर में नहीं आएगा। फोर्स लेबर जैसा हम कहते हैं कि बंधुआ मजदूरी, बिना पेमेंट का कोई काम करना, तो उस टाइम पे इस तरह का नहीं होगा। जब आपको कंट्री के या नेशन के जो जब रिक्वायरमेंट्स होगी, आपको उस टाइम पे जब जरूरत होगी करना होगा, तब वो फोर्स लेबर में काउंट नहीं होगा। आर्टिकल 24 कहता है कि प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स इन हजार्डस इंडस्ट्रीज, मतलब किसी भी हजार्डस इंडस्ट्रीज में जो बच्चे हैं जो 14 साल से नीचे के हैं उनको एम्प्लॉयमेंट से प्रोहिबिट करना है, रोकना है। अगर कोई बच्चा हजार्डस को छोड़ दे, तो कोई अगर फैक्ट्री में कोई छोटे मोटे ढाबे में काम कर रहा है, वॉलंटियर नहीं कर रहा है और पैसे मिल रहे हो उसको, फोर्स लेबर ना हो, तो यह अवैध नहीं होगा, सही करार दिया जाएगा। आर्टिकल 25 देखते हैं। यह आर्टिकल 25 से 28 फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है। यह इंश्योर करता है कि रिलीजियस लिबर्टी रहे और सेकुलर गवर्नेंस प्रिंसिपल जो हमारा कहता है कि हमारा कंट्री एक सेकुलर है, उसके नींव को रखता है। आर्टिकल 25 कहता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन। मान लीजिए कोई भी इंसान किसी भी तरह के रिलीजन को फॉलो करना चाहता है, प्रोफेस करना चाहता है, तो ये इसके पास अधिकार संविधान देता है उसके कि आप अपने धर्म को माने। कुछ ऐसे भी अधिकार है कि इस तरह से भी अधिकार को किसी धर्म को मानता भी नहीं हो, आस्तिक नास्तिक हो, तो उसको भी अधिकार है किसी तरह माने, और प्रैक्टिस भी कर सकता है, प्रोफेस करता है, प्रोपेगेट भी कर सकता है, यानी उस रिलीजन को फैलाने का भी उसके पास अधिकार है। आर्टिकल 20 कहता है फ्रीडम फ्रॉम कंपल्सरी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस है उससे फ्रीडम है, उससे स्वतंत्रता दी गई है। दरअसल है कि जैसे भी कोई जो में हमारे जो स्टेट है, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव है, जो स्टेट द्वारा कंट्रोल किया जाते हैं,
राज्य द्वारा या फिर केंद्र सरकार द्वारा किसी तरह के सरकारी जगहों पे किसी भी तरह का रिलीजियस टीचिंग नहीं होनी चाहिए, ये बात कर रहे हैं। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स एंड एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन, यानी उसके जो हर व्यक्ति के या फिर सोसाइटी के लोगों को अधिकार है कि जो अपने धार्मिक अफेयर्स है, जो धार्मिक मुद्दे हैं, उसके हिसाब से कोई भी इस तरह का इंस्टीट्यूशन बनाना चाहता है। जैसे आप देखते हैं कि जो सरस्वती शिशु मंदिर है, जो टिपिकली हिंदूज़ के बिलीफ्स पे चलते हैं, या फिर मदरसा एजुकेशन है जिसमें इस्लामिक कल्चर पे चलता है, वो उसमें अलाउड है। और आर्टिकल 26 में कहा गया है कि नो टैक्सेशन फॉर प्रमोशन फॉर एनी पर्टिकुलर रीजन, यानी किसी भी तरह का आपको टैक्स नहीं पे करना होगा किसी तरह के रिलीजियस प्रमोशन के लिए। यानी आप कहीं खाना खाने गए या फिर किसी तरह का कोई परचेज करते हैं या कहीं सरकारी से या प्राइवेट से, तो उसके बिल में कोई भी इस तरह का कोई ड्यूटी या फिर टैक्स नहीं लिया जाएगा जिससे रिलीजियस प्रोपोगेशन होता है। जिससे जैसे मान लीजिए आपने कोई खाना कहीं पे खाना खाया या फिर किसी सरकारी कहीं भी गए आप कुछ सामान खरीदारी करने के लिए गए, उसमें टैक्स कंक्लूजन नहीं होगा कि हम ये फलाना मंदिर बनाने जा रहे हैं या फलाना मस्जिद बना रहे हैं, उस तरह का नहीं होगा। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं आर्टिकल 28 में, जो कहता है 28 देख लिया हमने, आर्टिकल 20 नो टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ एनी प्रोविजन, ये आर्टिकल 27 है। अब देखते हैं आर्टिकल 29। आर्टिकल 28 में कुछ इस तरह का है कि जो रिलीजियस जो एक्नॉलेजमेंट दिए जाते हैं स्टेट्स द्वारा, उसमें जो फंडिंग या फिर किसी तरह की एड दिया जा रहा है, वह इसमें बायसनेस नहीं होगी, सबको बराबर दिया जाएगा। और रिलीजियस जो स्पेस है या फिर जो इंस्टीट्यूशन है, उसके 3 कंडीशन दिए गए हैं कि कैसे कोई एड दिया जाता है। या तो सरकार उसको एड दे रही हो या फिर रिकॉग्निशन दिया है, उसकी पहचान हो, या कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन जो सरकार सिर्फ पहचान दे रही हो, एड ना दे रही हो, या फिर ऐसा भी इंस्टीट्यूशन हो सकता है रिलीजियस जहाँ पे दोनों ही ना हो, वो आर्टिकल 28 में मेंशन है। आर्टिकल 29 कहता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, यानी आर्टिकल 29 में है कल्चरल प्रोटेक्शन ऑफ सेफ गार्ड्स माइनॉरिटीज। यहाँ पे माइनॉरिटीज के कल्चर को प्रोटेक्ट करना है। राइट टू कंजर्व देयर लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चर, जो भी जिस तरह के माइनॉरिटीज है, जैसे लिंग्विस्टिक बेसिस पे है, स्क्रिप्ट के बेसिस पे है, या फिर किसी भी तरह के कल्चर में है या फिर माइनॉरिटीज है, उस तरह के लोगों को प्रोटेक्ट करना है ताकि वह एक सिस्टम में इवॉल्व कर सके। तो उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करना है, सेफगार्ड देना है माइनॉरिटीज का। याद रखना माइनॉरिटीज कहीं पर डिफाइंड नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, किसी भी तरह के हो सकते हैं, लिंग्विस्टिक होते हैं, रिलीजियस हो सकते हैं। आर्टिकल 30 कहता है एजुकेशनल राइट्स एम्पावर्स माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशनल, यानी किसी भी जो रिलीजियस किसी भी तरह के माइनॉरिटीज है उसके पास राइट्स है कि अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोले, उसको एडमिनिस्टर करे या फिर उसका प्रोपेगेशन करे बढ़ा चढ़ा के, या फिर उनके प्रमोशंस में काम कर सके। ये आर्टिकल 30 कहता है। आर्टिकल 31 हमारे संविधान में राइट टू प्रॉपर्टी का कुछ मेंशन था, लेकिन वो 44th अमेंडमेंट 1978 से रिपील कर दिया गया, हटा दिया गया। उसके पीछे अलग पूरा बैकग्राउंड है, कभी मौका मिलेगा उसका भी जिक्र करेंगे। और एक आर्टिकल 31C है जो इम्पोर्टेंट है हमारे संविधान में, जो कहता है कि जो हम DPSP है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जब उसको हम लागू करेंगे तो उस टाइम पे जो फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14 और 19 है वो बीच में नहीं आएगा, दोनों पैरेलल चलेंगे। लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स का अमेंडमेंट होगा DPSP लागू करने के लिए, बेसिक स्ट्रक्चर को हिट नहीं करना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। आर्टिकल 32 यह इम्पावर करता है, यह इस तरह का राइट देता है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है या फिर उसके हिट किया गया, वायलेट किया गया है, तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाके दरवाज़ा खटखटा सकता है कि मेरे जो संवैधानिक हक थे, अधिकार थे, उसका उल्लंघन हुआ है, कृपया आप इस पर सुनवाई करें। यह सुप्रीम कोर्ट दिया है। हालांकि आर्टिकल 226 भी है जिसमें हाई कोर्ट के पास भी जा सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 32 में एक्सक्लूसिवली कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं डायरेक्ट। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट एक बार पूछ सकती है कि आपने आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट गए हो या कि नहीं गए हो, लेकिन आप पहले आर्टिकल 32 में जा ही सकते हैं, ये तो है ही। और इसको संविधान का हार्ट एंड सोल कहा गया है, दिल और आत्मा कहा गया है, इसलिए क्योंकि यह सारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है आर्टिकल 32। और आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंगली जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है कुछ रीट्स
देते हैं, रिट्स इशू करते हैं, ऑर्डर करते हैं, जिसमें टोटल 5 रिट्स हैं। पहला है हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस ऐसा है कि अगर मान लीजिए आपको डिटेन किया गया, गिरफ्तार किया गया है किसी भी कानून के बेसिस पे, तो आपको 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के पास या फिर आपको सामने लाना ही पड़ेगा। विदिन 24 आवर्स डिटेन्ड आपको वहां पे पहुंचाना ही पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट के मजिस्ट्रेट के पास लेके जाना होगा। ये हेबियस कॉर्पस कहता है, एक रीटी है। एक है मैंडेमस। मैंडेमस में यह है, इसका मीनिंग होता है वी कमांड। मैंडेमस में यह है कि अगर आप जो सुप्रीम कोर्ट है ये कह सकती है, किसी को भी कह सकती है, किसी भी सरकारी अथॉरिटी को, या कह सकते हैं इंडिविजुअल्स को नहीं, प्राइवेट्स को नहीं, कि आपको कमांड दिया जाता है कि यह काम करे ताकि उस व्यक्ति की फंडामेंटल राइट्स को वायलेशन ना हो। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, अगर कोई लेडी है, तो मान लीजिए कोई बूढ़ी औरत है, अगर उसके कुछ राशन का कागज के जमा पत्र सब कुछ उसके पास वैलिड है, और मीन्स एमसीडी में गई या फिर कोई राशन कार्ड वाले जो राशन बटते हैं वहाँ पे पीडीएस वाले स्टोर पे गए और उसको नहीं दिया उसने, तो रीट्स वाले में, मैनुअल वाले लिस्ट में कहेगा कि राशन वाले या फिर पीडीएस जो एमसीडी जो भी है आपको वो फॉलो करना होगा। वी कमांड यू टू डू सो। हम कमांड कर रहे हैं कि वो आपको काम करना ही करना होगा, क्योंकि आपने उसके फंडामेंटल राइट्स को बात नहीं किया, क्योंकि उसका हक था कि उसके वो नहीं दिया जाए और उसके ऊपर वायलेशन नहीं होना चाहिए फंडामेंटल राइट्स का। तीसरा है प्रोहिबिशंस। प्रोहिबिशंस मतलब ये है कि कोई भी लोअर कोर्ट्स या फिर ट्राइब्यूनल्स अपने जुरिस्डिक्शन को लांघना नहीं है, वो अपने दायरे में ही रखकर वो सारे जो जजमेंट्स है या फिर जो इंस्ट्रक्शन देंगे उसी दायरे में देंगे, अपने दायरे को लांघेंगे नहीं। तो वो हो गया प्रोहिबिशंस। अगला है सर्शरी। सर्शरी में कहा जाता है कि जो भी लोअर कोर्ट ट्रिब्यूनल ने जो अपना जुरिस्डिक्शन को या फिर किसी तरह का लीगल जुरिस्डिक्शन जो है उसको ओवर पावर कर दिया हो गया है, तो वहां पे जो हायर कोर्ट होगी उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी। तो प्रोहिबिशन जो काम ये डिक्लेरेशन हुआ है जुरिस्डिक्शन क्रॉस के उससे पहले ही रोक देती है, और सर्जरी बाद में करती है। तो प्रोहिबिशन पहले वाला होगा, सर्जरी बाद में होगा। और लास्ट है क्यो वारंटो, मतलब सुप्रीम कोर्ट पूछ सकती है उस व्यक्ति से क्या आपकी ऑथोरिटी है, आप है कौन जिसने यह परफॉर्म किया है टास्क। उस आदमी के ऑफिस जो वो होल्ड कर रहा है उसके जो स्टेटस है उसके बारे में क्वेश्चन किया जा सकता है। यह 5 राइट्स है जिसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट रिट्स ऑर्डर करती है और फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। AK गोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, मैंने ये जो इंपॉर्टेंट जजमेंट है वो समझा ही दिया। मेनका गांधी वाला भी मैंने समझा ही दिया आर्टिकल 21 में। जस्टिस KS पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें सिंपल सी बात पे कहा गया था कि राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 का ही पार्ट है। देखिए आर्टिकल 21 में जब कहता हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके पीछे वजह है, इसके अंदर बहुत सारे स्कोप्स हैं, बहुत सारे जो आर्टिकल्स हैं इम्बेडेड है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आर्टिकल 21। और वहीं से ही ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आता है जो उसके कानून की व्याख्या करता है, उसकी मोटिव को देखता है, भाव को देखता है। जो AK गोपालन केस में प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड हुआ देखा गया था, मेनका गांधी वाले केस में ये देखा गया था कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हो। और डिटेंशन के मैटर में भी यही चेक किया जाता है कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है या फिर पेनल्टी डिटेंशन है, किसी भी तरह के जो डिटेंशन होंगे जो लॉ पे हुए होंगे वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पे किसी भी आदमी के, किसी भी व्यक्ति के जो जिंदगी है उससे उसे मुक्त नहीं किया जा सकता है। जो प्रिवेंटिव डिटेंशन की जो बात इसमें कही गई है, चलिए एक बार पीछे से फिर एक थोड़ा देखते हैं और मैं जो बताना चाह रहा हूँ समझने की कोशिश की। जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है या फिर हमारा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, उन सभी सब आपस में इंटरलिंक्ड है। कुछ इस तरीके से मैं एक इंसिडेंट, ये कहानी के तौर पे बताता हूँ। इमरजेंसी जब आई थी बीच में, मैं बता रहा था कि कैसे मेनका गांधी के ऊपर जो उसके परिवार को खुन्नस निकाली गई थी, उस कहानी को थोड़ा सा लेंगे तो 2-3 केस या 2-3 जो लॉज है हमारे समझ में आ जाएगा। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है और प्रोसीजर वो भी थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए कहानी कुछ इस तरीके से है। ऐसा करते थोड़ा शुरुआत से कर लेते हैं ताकि हम इमरजेंसी तक पहुंचे और ये सब चीज़ें थोड़ा समझ में आ जाए, तो एक पूरा स्टार्टिंग से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए
नेहरू जी की मृत्यु के बाद 1964 में नेहरू जी की मृत्यु होती है। उसके बाद एक बहुत बड़ा डिलेमा होता है लोगों के, जो कांग्रेस के इम्पोर्टेंट लीडर्स होते हैं उनके पास ये होता है कि अब नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि कांग्रेस की ही सरकार थी तो प्राइम मिनिस्टर की मृत्यु के बाद सरकार नहीं गिरती है, प्राइम मिनिस्टर ही का सिर्फ पद खाली होता है। तो वो अब आपस आपस में ही बैठ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिसाइड कर सकते हैं कि कौन नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होगा। तो ऐसे बातें डिस्कशन चल रही थी। तो सभी लोगों का कहना था, खासकर जो दो इम्पोर्टेंट लीडर थे इस टाइम पे कांग्रेस के, जिसको किंग मेकर कहा जा गया है, के कामराज और लेली जप्पा, ये लोग चाहते थे कि जो भी पीएम आए उनको कंट्रोल इंडियन कांग्रेस कर सके, ताकि हम एक देख सके कि जो हमारा देश अभी भी प्रोग्रेस की राह पे है, कोई ऐसा ऑर्डर ना पास हो जाए, कोई ऐसा एग्जीक्यूटिव या फिर लेजिस्लेचर ऐसा ना हो जाए जिसे थोड़ी बहुत दिक्कत हो। तो वो चाहते थे कि कंट्रोल किया जा सके, कोई मनमानी ना कर सके। इस बेसिस पर उन्होंने क्या किया, कहा, हालांकि मोरारजी देसाई खुद चाहते थे प्राइम मिनिस्टर, वो चाहते थे, लेकिन उनको लगा कि मोरारजी देसाई को कंट्रोल करना मुश्किल होगा, तो उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम दिया और लाल बहादुर शास्त्री जी को बनाया गया प्राइम मिनिस्टर। धीरे धीरे लाल बहादुर शास्त्री, उनकी भी हत्या, वो सारे काम करते रह गए, बहुत अच्छे काम किए, बहुत महान व्यक्ति थे लाल बहादुर शास्त्री। तो उनके ही टेन्योर में हमें ग्रीन रेवोल्यूशन देखने को मिलता है, इंडियन सिनो वॉर देखने को मिलता है, इंडियन सिनो वॉर का जो दो एग्रीमेंट है, ताशकंद एग्रीमेंट भी देखा जाता है। फिर उसके बाद ये भी गया, उनकी हत्या हो गई। फिर उसके बाद एक बार और डिलेमा आया कि किसको बनाया जाए प्राइम मिनिस्टर। तब लिंगली जप्पा और के कामराज को लगा क्यों ना जवाहरलाल नेहरू जी की पुत्री है इंदिरा, उसको बनाया जाए। वो बहुत शालीन औरत है, बहुत सोफिस्टिकेटेड है, बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड भी है और हमारे कंट्रोल में भी रह सकती है। उनका ऐसे ही माना था कि जैसे उस समाज में या होता होगा कि औरतों को कंट्रोल करना थोड़ा आसान है। फिर इंदिरा गांधी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। इंदिरा गांधी को कंट्रोल कर भी रहे थे शुरुआती दौर में, तो विपक्ष के नेता ये भी कह रहे थे कि गूंगी गुड़िया के नाम से इनको एक तमगा दे दिया गया था। फिर इंदिरा गांधी चलती गई, अपना सरकार चलाती गई। फिर इंदिरा गांधी को धीरे धीरे अपने पावर का एहसास हुआ और एक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन उस टाइम पे होना था, जिसमें नीलम संजीवा रेड्डी और वीवी गिरी दोनों एक तरफ से थे, चुनाव लड़ने वाले थे। तो इंदिरा गांधी का कहना था कि हम वीवी गिरी को सपोर्ट कर रहे हैं और कांग्रेस नीलम संजीव रेड्डी को सपोर्ट कर रहे थे। फिर उसके बेसिस पे वीवी गिरी जीत गए, तो कांग्रेस में ही दो फुटफेड़ हो गया। फिर उसके बाद 1971 में एक इलेक्शन होता है, इंदिरा गांधी खुद अलग लड़ती हैं, फिर जीत भी जाती हैं बहुत मत से। फिर उसी टाइम पे इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध देखने को मिलता है। खासकर जो ईस्टर्न पाकिस्तान है, बांग्लादेश वाला जो एरिया है, तो वहाँ पे एक देखा जाता है कि जो वेस्टर्न पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान है, ईस्टर्न पाकिस्तान पे जुल्म कर रहे हैं। एक ऑपरेशन सर्चलाइट होता है, जिसके तहत बहुत सारे लोगों को मार दिया जाता है याहिया खान के द्वारा, ऑर्डर के द्वारा। तो बहुत सारे लोग इंडिया में माइग्रेट करते हैं और इस माइग्रेशन को देख के इंदिरा गांधी को लगता है कि ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, और ये भी देखा कि यार ये लोग बहुत ज़्यादा मनमानी कर रहे हैं। तो उन्होंने इंडियन आर्मी से कहा, सर मैंने उस टाइम पे हमारे मैनेक शॉ थे, उनको कहा गया कि आपको लीड कीजिए, फ्रंट कीजिए। फिर 3 दिसंबर 1975 में 71 में हमारा युद्ध स्टार्ट होता है, 10 दिन के भीतर जीत भी जाते हैं। फिर उसी टाइम पे बांग्लादेश नया बना जाता है और बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान, जो ईस्टर्न पाकिस्तान के जो एरिया था, वो बहुत पॉपुलर लीडर थे, तो वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। तो कहानी पैरेलल चल रही है। और मैं जब आऊँगा ना कि 1975 में इमरजेंसी लगाने का जो बैकग्राउंड क्या है, वहाँ तक आ रहा हूँ, तो कहानी थोड़ा इस तरह से थोड़ा लंबा होगा, लेकिन जल्दी ब्रीफ कर दे रहा हूँ। तो शेख मुजीबुर रहमान प्राइम मिनिस्टर बनते हैं वहाँ पे, पूरा जैसा वो चाहते थे कि सोशलिस्ट कंट्री हो वो, लेकिन धीरे धीरे करके वो उनको राजशाही जैसा हो गया। फिर इंदिरा गांधी यहाँ पे देखती है कि इंदिरा गांधी बांग्लादेश के मुद्दे पे और जो माइग्रेंट्स वगैरह जो आए हैं उसी में बिजी है, इंटरनेशनल मुद्दे में बिजी है। जो डोमेस्टिक में जो प्रोटेस्ट हो रहे थे इस बात को लेकर कि यहाँ पे गरीबी ज़्यादा है, भुखमरी ज़्यादा है, उन सब चीज़ों को लेकर सारी कहानियाँ चल रही थी। वाइड उस पर प्रोटेस्ट चल रहा था, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चलते ही जा रहा था। 1973-74 का एरिया टाइम आ जाता है। फिर 1975 में ही जो 71 में उन्होंने चुनाव लड़ा था रायबरेली से राज नारायण के अगेंस्ट में, तो राज नारायण एक केस कर देते हैं, इस बारे में यहाँ पे पिटीशन देते हैं कि इंदिरा गांधी जी ने
अपने ऑफिशियल्स का यूज किया है, सरकारी जो गवर्नमेंट कर्मचारी रहते हैं उनका यूज किया है, आर्मी का यूज किया है, सरकारी गाड़ियों को यूज किया है। ये करप्ट प्रैक्टिसेस है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का वायलेशन है। उसके तहत फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आता है इसी का केस पे, और ये कह दिया जाता है कि इंदिरा गांधी करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व थी, उनका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाता है। तो कैंडिडेचर कैंसिल करते ही इंदिरा गांधी की कैंडिडेचर कैंसिल हो जाने की वजह से प्रेसिडेंट से भी जानी थी, प्राइम मिनिस्टर से भी जानी थी, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में जाती है इस बात को लेकर कि टेम्पररी स्टे लग जाए। लेकिन जून का महीना था तो सुप्रीम कोर्ट रिसेस पे थी, छुट्टी पे थी। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टे दे दिया कि आप गवर्नमेंट चलाइए, लेकिन जल्दी से जल्दी अपना एक लीडर चुनिए। आप संसद में वोटिंग राइट्स नहीं है आपके पास, वोट नहीं कर सकते, सिर्फ पार्टिसिपेट कर सकती हैं। इसके बेसिस पे फिर चलती है। और इस केस के बाद से इंदिरा गांधी के जो बहुत सारा प्रोटेस्ट चलने लगता है कि इंदिरा गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, इस तरह का नारा लगता है। तो इंदिरा गांधी क्या करती है, 25 जून 1975 को इमरजेंसी डिक्लेयर कर देती है, और बहुत सारे नेता को अगले दिन 26 जनवरी को एक एक्ट है मीसा के तहत, यानी एक प्रिवेंटिव डिटेंशन है। जब मैं प्रिवेंटिव डिटेंशन कह रहा हूँ उसी बात पे कह रहा हूँ कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत बहुत सारे नेताओं को गिरफ्तार किया जाता है जो उस टाइम में प्रोटेस्ट कर रहे थे। जब ये बैठक चल रही थी कि इमरजेंसी हम लागू कर चुके हैं, तो एक इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी देखिए और वो देखिए कि कैसी एक पावरफुल लीडर थी। जो 30 नेता वहाँ पे जो उनके कांग्रेस के मेंबर थे सभी बैठे हुए थे, किसी की हिम्मत नहीं थी किसी एक सवाल पूछने की, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। हमारे कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से किसी तरह का कोई सवाल ही नहीं किया गया, पूछा ही नहीं गया। फिर भी एक नेता ने हिम्मत किया कि मैम जब आप कह रही हैं मैडम कि किसी भी नेता को गिरफ्तार करना है तो कैसे गिरफ्तार करेंगे, तो उन्होंने कहा कि एक एक्ट है मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, इसके तहत सभी को गिरफ्तार करो। तो उस टाइम पे बहुत सारे नेताओं को गिरफ्तार किया गया, हर जगह से, जो कहीं कहीं से जो जेपी नारायण थे उस तरह बहुत बड़े नेता को गिरफ्तार किया गया, उसी एक्ट के मीसा एक्ट का गिरफ्तार किया गया। तो उसी टाइम के एक नेता थे जो आज बहुत ज़्यादा पॉपुलर लीडर हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया मीसा एक्ट के थ्रू। और जिस वक्त इनको गिरफ्तार किया गया वो जेल में थे, उनकी बेटी हुई थी। तो इस एक्ट के बेसिस पे ही, इस एक्ट के जो मीसा नाम है उसी के नाम से अपनी बेटी का ही नाम रख लिया। और वो महान लीडर थे लालू प्रसाद यादव, जो आज उनकी बेटी है ना मीसा भारती, जो सांसद भी है, उनका नाम मीसा भारती, मीसा इनसे पड़ा है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। तो ये कानून के प्रिवेंटिव डिटेंशन की वजह से बहुत सारे नेता गिरफ्तार किया गया। और जैसे ही इमरजेंसी लागू हुआ तो उस टाइम पे ये कह दिया गया कि फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन होता है, तो हेबियस कॉर्पस ही सस्पेंशन होता है, यानी लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है 24 घंटे के भीतर पेशी करी वो भी नहीं है। तो एडीएम वर्स जबलपुर, रविकांत शुक्ला और एडीएम वर्सेस जबलपुर केस में भी ये जिक्र, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस स्टे को सही ठहराया था, बाद में इसको ठीक भी कर लिया गया था ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के जो कॉन्सेप्ट आने से। कहा कि ये मीसा और ये जितने भी रियल्टी डिटेक्शन एक्ट है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ के तहत है, बिल्कुल वैलिड है, सारा कुछ ग्राउंड सही है, तो हम इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कैसे करें, उसकी गिरफ्तारी को कैसे रोकें। तो वहाँ से ही आता है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, जो एक गवर्नमेंट केस में भी देखने को मिलता है। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जब मेनका गांधी का केस आता है, जो जनता गवर्नमेंट इसी सारे मैटर्स जो जितने गिरफ्तार किए गए नेता उसके खुन्नस निकालने के लिए उसके पासपोर्ट करती है, तो कहते हैं नहीं, अब हम अपनी, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि अपनी गलती को हम सुधारते हैं, जो हिबियस कॉर्पस केस में उन लोगों को पकड़ा गया था अब हम इस अपने जजमेंट को ओवरटर्न करते हैं, अब यहाँ पे हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ देखेंगे। तो ये कहानी थी इमरजेंसी के बेसिस पे। सभी केस मेरे हिसाब से सब कुछ जिक्र हो चुका है। इमरजेंसी का जैसे ही पूरा एक कॉन्सेप्ट या जब पूरे कहानी में जोड़ के देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है। हेबियस कॉर्पस समझ में आता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन समझ में जाता है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ समझ में आता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में समझ आता है। और ये जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ इसका मतलब कहानी के तौर पर लेके नहीं जाना है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है। वो जमाना गया जब कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछते थे कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था, अब वो नहीं रहा। अब पूछा जाएगा यही कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहाँ से कॉन्सेप्ट ओरिजिन किया गया है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में लॉ का मीनिंग क्या है, ये सभी चीज़ पूछे जाते हैं। तो ये सब सारा जो हमने लैंडमार्क केसेस देख लिया, इसमें डिटेशन भी समझ लिया, तो ये पूरी फंडामेंटल राइट्स को हमने कवर किया है। अगर हम सीधा क्रक्स की बात करें तो आर्टिकल 12 से 35 तक हमने सब कुछ देखा। हमने देखा कि स्टेट की डेफिनेशन क्या है, आर्टिकल 13 में जुडिशियल रिव्यू को चेक किया,
क्या है। आर्टिकल 14 में हमने इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ या फिर इक्वालिटी बिफोर लॉ देखा। आर्टिकल 15 में देखा कि किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन इस 5-6 ग्राउंड पे नहीं की जाएगी। फिर 16 में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के बारे में चेक किया। 17 में देखा कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी किया जाता है। 18 में किसी भी तरह के टाइटल्स को सब चीज़ को अवेलेस कर दिएगा। 19 में जो राइट टू फ्रीडम है उसको भी देखा। आर्टिकल 20 में हमने देखा जो आर्बिट्ररी कन्विक्शंस होते हैं, जो अरेस्ट होते हैं और एक्स फैक्टर लॉज और डबल जियोपॉडी और सेल्फ इंक्रिमिनेशन है, उसको भी हमने सारा सबक समझ लिया है। आर्टिकल 21 को तो पूरा एक स्कोप, एक इमरजेंसी को पुट करके ही देख लिया कि कैसे आर्टिकल 21 से पूरा ये रिलेटेड था। आर्टिकल 21 को भी हमने देख लिया कि प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है, प्यूनिटिव डिटेंशन क्या है, सारा कुछ समझ लिया। 23, 24 सारा कुछ समझ में आ गया। इसी तरह से हमने सारे फंडामेंटल राइट्स को देख लिया। तो ओवरऑल फंडामेंटल राइट्स जो है किसी भी इंडिविजुअल के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, उसकी लिबर्टी के लिए, उसके जीने के अधिकार के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और इसीलिए हमारे फाउंडिंग फादर, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे, फंडामेंटल राइट्स को एक वर्ड के साथ कहा गया कि यह जस्टिसिएबल है, यानी इसके अगेंस्ट में हम, अगर हमारा कोई वायलेशन होता है, हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं, और इन्फोर्सिएबल है। सरकार को के ऊपर एक लिमिटेशन लगाता है कि आपको ये काम करना ही करना है, आपको किसी भी तरह के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं करना है। आप कानून बनाए तो बनाए, फंडामेंटल को अमेंड कर सकते हैं, लेकिन हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को, जो डॉक्ट्रिन है हमारा, उसको टच किए बिना। तो ये था हमारा फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड वीडियो। अगली वीडियो में हम इसी तरह के कॉन्सेप्ट जो जीएस पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके साथ आएंगे। और हमारे चैनल पर बने रहिए, जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट है वो मिलेगा। ऐसा नहीं कि मजाक मजाक में कोई चीज़ें बता दी गई हो, सारे वैलिड चीज़ें बताएंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बताए गए हैं। और कहानी सुनाने का पर्पस इसी था ताकि ये सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक हो। थैंक यू वेरी मच, हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक, हमारे इस वीडियो पर लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को। और कुछ आगे वीडियो जो किस तरह का बनाना है, किस टॉपिक पे आप चाहते हैं, उसको भी बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।